हवा में धूल का गुब्बार उड़ रहा था। मेवाड़ की धरती पर घोड़ों की टापू की गूंज सुनाई दे रही थी। ये वो दौर था जब भारत की मिट्टी पर हर कदम नई कहानी लिख रहा था। महाराणा सांगा, मेवाड़ का वो शेर जिसके नाम से दुश्मन कांपते थे, अपने सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में आग थी और दिल में एक ही संकल्प, अपनी मातृभूमि की रक्षा। लेकिन कुछ लोग आज भी ये गलत फहमी पाले बैठे हैं कि उसने बाबर जैसे आक्रमणकारी को भारत की ओर आमंत्रित किया था। ये एक ऐसा झूठ है जो इतिहास के पन्नों को कलंकित करने की कोशिश करता है। आइए उस सच को उजागर करें जो सांगा की वीरता और बाबर की चालबाजी को सामने लाता है। महाराणा सांगा का जन्म ही युद्ध के लिए हुआ था। उसकी तलवार ने कभी हार नहीं मानी थी। उसने अपने जीवन में 80 से ज्यादा जख्म खाए, एक आंख गंवाई, एक हाथ और एक पैर भी युद्ध में चोटिल हुआ। लेकिन उसका हौसला कभी नहीं डगमगाया। उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कई बार धूल चटाई थी। गुजरात के मुजफ्फरनगर शाह को भी उसने अपनी ताकत का एहसास कराया था। मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को हराकर उसने अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया था। ये सभी मुस्लिम शासक थे जिनके खिलाफ सांगा ने अपनी तलवार उठाई और जीत हासिल की। फिर ये कैसे मुमकिन है कि वो बाबर जैसे विदेशी लुटेरों को भारत बुलाए? ये विचार ही हास्यास्पद है। उधर बाबर की कहानी कुछ और थी। फरगना का यह शहजादा अपनी छोटी सी रियासत से निकाला गया था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे काबुल तक ले गई, लेकिन वहां भी उसका मन नहीं भरा। वो भारत की ओर देख रहा था, जहां सोने की चिड़िया की कहानी उसके कानों तक पहुंच रही थी। लेकिन बाबर कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो पहली बार में ही कामयाब हो जाता। उसे कई बार हार का मुंह देखना पड़ा। समरकंद पर कब्जे की उसकी कोशिश 3 बार नाकाम हुई। हर बार वो हारा, हर बार उसे भागना पड़ा। लेकिन उसकी हठ और चालबाजी ने उसे हार मानने नहीं दिया। भारत में उसकी नज़र दिल्ली के तख्त पर थी और इसके लिए उसे इब्राहिम लोदी से टकराना था। अब यहाँ एक सवाल उठता है, क्या सांगा ने बाबर को लोदी के खिलाफ मदद के लिए बुलाया? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उस वक्त की परिस्थितियों में जाना होगा। सांगा और लोदी के बीच दुश्मनी पुरानी थी। लोदी की कमजोरी का फायदा उठाकर सांगा ने दिल्ली की सल्तनत को कई बार चुनौती दी थी। लेकिन सांगा को किसी बाहरी शक्ति की जरूरत नहीं थी। उसकी सेना में हजारों वीर राजपूत थे जो एक इशारे पर जान देने को तैयार थे। फिर वो बाबर जैसे अनजान और अविश्वसनीय आक्रमणकारी पर भरोसा क्यों करता? सच तो ये है कि बाबर को भारत में आने का न्योता किसी ने नहीं दिया। वो खुद अपनी लालच और महत्वाकांक्षा के पीछे यहाँ खींचा चला आया। 1526 का साल था। बाबर अपनी छोटी सी सेना लेकर पानीपत के मैदान में उतरा। उसके पास तोपें थी जो उस वक्त भारत में नहीं थी। इब्राहिम लोदी की विशाल सेना उसके सामने थी, लेकिन बाबर की चालाकी और रणनीति ने उसे पहली पानीपत की लड़ाई में जीत दिला दी। ये उसकी पहली बड़ी सफलता थी, लेकिन इसके पहले वो कई बार हार चुका था। समरकंद की नाकाम कोशिशों के बाद ये उसका चौथा बड़ा प्रयास था जो कामयाब हुआ। लेकिन ये जीत उसे आसानी से नहीं मिली। उसने अपनी डायरी में लिखा था कि उसकी सेना डर रही थी, वो खुद भी अनिश्चित था। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और लोदी को हरा दिया। पानीपत की जीत के बाद बाबर की नज़र राजपूताना पर पड़ी। यहाँ महाराणा सांगा उसका इंतजार कर रहा था। सांगा ने बाबर को खुली चुनौती दी। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने इतिहास के पन्नों को खून से रंग दिया। सांगा की सेना में वीरता की कोई कमी नहीं थी। उसने बाबर की सेना को शुरू में पीछे ढकेल दिया। बाबर के सेना डर से कांप रहे थे, लेकिन यहाँ भी बाबर की तोपों और उसकी चालबाजी ने बाजी पलट दी। सांगा के करीबी विश्वघाती शिलहादी ने आखिरी वक्त में धोखा दे दिया। इसके बावजूद सांगा हारा नहीं। वो घायल होकर मैदान से निकाला गया और उसकी सेना ने आखिरी सांस तक लड़ाई की। क्या ये युद्ध इस बात का सबूत नहीं कि सांगा ने बाबर को कभी नहीं बुलाया? अगर वो बाबर का साथी होता तो खानवा में उसकी तलवार बाबर के खिलाफ क्यों उठती? सच तो ये है कि सांगा बाबर को एक और आक्रमणकारी के रूप में देखता था, जिसे भारत से खदेड़ना जरूरी था।
उसने अपने जीवन में कई मुस्लिम शासकों को हराया था, चाहे वो लोदी हो, खिलजी हो या गुजरात का सुल्तान। उसकी वीरता का हर कदम ये साबित करता है कि वो भारत का रक्षक था, न कि कोई ऐसा शासक जो विदेशी लुटेरों को बुलाता। बाबर की जीत खानवा में भी पूरी नहीं थी। उसे लगातार विद्रोही का सामना करना पड़ा। उसकी डायरी में लिखा है कि वो भारत में असुरक्षित महसूस करता था। सांगा की हार के बाद भी राजपूतों ने हार नहीं मानी। सांगा के बेटे और वंशजों ने बाबर के सपनों को चैन से पूरा नहीं होने दिया। यहाँ तक कि बाबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा हुमायूं भी मेवाड़ की ताकत के सामने कमजोर पड़ गया। तो ये धारणा कि सांगा ने बाबर को बुलाया, ये कोरी कल्पना है। सांगा का हर कदम, हर युद्ध उसकी वीरता की गवाही देता है। उसने मुस्लिम आक्रमणकारियों को बार बार हराया और बाबर को भी कड़ी टक्कर दी। बाबर को सफलता कई हार के बाद चालबाजी और किस्मत के सहारे मिली, लेकिन सांगा का नाम इतिहास में एक ऐसे योद्धा के रूप में दर्ज है जिसने अपनी आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा की। उसकी तलवार की चमक आज भी मेवाड़ की पहाड़ियों में गूंजती है और ये साबित करती है कि वो भारत का गौरव था, न कि कोई ऐसा शासक जो दुश्मन को बुलाता।